हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप पूरा जो पेपर है 100 मार्क्स का उसको सिर्फ 2 आवर 50 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, वो सबसे पहले पॉइंट में आपको ये समझना है कि जो 15 मिनट का टाइम आपको मिला है ना, वो बोनस की तरह आप उसको देखो। क्योंकि जो 3 घंटे आपको मिलते हैं उसमें भी क्वेश्चन रीडिंग का टाइम, ठीक है, इंक्लूड होता है। बट अगर हमको और 15 मिनट मिल रहे हैं तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार पूरा जो 15 मिनट है ना उसके अंदर 100 मार्क्स का पेपर हमको गो थ्रू कर लेना है, क्वेश्चन सारे पढ़ लेने हैं और ये भी फिगर आउट कर लेना है कि सीक्वेंस क्या होगी हर एक को अटेम्प्ट करने की क्वेश्चन को। बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई खराब बात नहीं है। ठीक है, सो 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है, सबसे पहले तो आप अपना माइंडसेट क्लियर करो इसके रिगार्डिंग कि आपको इसको एज एन ऑब्लिगेशन नहीं देखना कि यार 15 मिनट में पूरा 100 मार्क्स का पेपर गो थ्रू हो ही जाना चाहिए। ठीक है, बिकॉज 3 घंटे के अंदर भी रीडिंग का टाइम इंक्लूडेड है, क्वेश्चन रीडिंग का टाइम। तो 15 मिनट एज अ बोनस देखने हैं। एंड जो 15 मिनट में आपका एम होना चाहिए, वो एम ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग के जो 5 से 6 क्वेश्चन हैं वो आपके सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। आपको आइडेंटिफाई कर लेने हैं कि ऐसे कौन से 5 to 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिससे आप वेल वर्स्ड हो, जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो कि यार ये तो मेरे को चीज आती ही आती है, इसके सारे पॉइंट्स मुझे आते हैं, मुझे ये भी पता है कि ये किस टॉपिक से पूछा गया है, इसके सारे पॉइंट्स मुझे आते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से आता है। जब ये तीनों बॉक्स पे टिक लग जाए, ये तीनों पॉइंट्स पे टिक लग जाए, तो वो किस कैटेगरी में आप डाल दोगे, वेल वर्स्ड इन कॉन्फिडेंट की कैटेगरी में डाल दोगे। ठीक है, और उन्हीं पर हमारा फोकस होगा 15 मिनट्स के अंदर। हमारा फोकस ये नहीं कि हमको बस पूरा पेपर गो थ्रू करना है। दिस शुड नॉट बी द एम ऑफ 15 मिनट्स। 15 मिनट्स का जो आपका एम है वो क्या है कि जो स्टार्ट करना है हमको पेपर, वो स्टार्टिंग ऑफ द पेपर हमारी सॉर्ट आउट हो जाए। यानी पेपर अगर 3 घंटे का है टोटल, तो उसमें स्टार्टिंग के 45 to 50 मिनट्स हमको पता होना चाहिए कि हम क्या चीज करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फेज में एंटर करेंगे जहां पर हम बाकी के क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। बट 15 मिनट्स में सबसे पहले आप समझ गए कि आपको क्या करना है। 5 to 6 क्वेश्चंस जो है वो आपको अपने आइडेंटिफाई कर लेने, जिसमें आप वेल वर्स्ड एंड कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, मैंने आपको क्राइटेरिया भी बता दिया कि कब आप किसी भी क्वेश्चन को इस कैटेगरी में डालोगे वेल वर्स्ड एंड कॉन्फिडेंट की, जब आपको ये भी पता है कि वो किस टॉपिक से पूछा गया है आपसे, आपको उसके पॉइंट्स भी पता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे ईआरएम के कंपोनेंट्स पूछे गए तो आपको हेडिंग्स भी आती हैं, प्लस आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी आता है। ठीक है, अगर ये तीनों पूरे नहीं होते हैं, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स पे टिक नहीं लगता, तो वो वेल वर्स्ड एंड कॉन्फिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, आपको ऐसे अगर और सिंपल भाषा में बताऊं कि ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जहां पर आपको सोचना ही ना पड़े ज्यादा। ठीक है, 15 मिनट में आपने उसको पढ़ा, आपको रिकॉल करा आपने कि अच्छा ये पॉइंट्स थे, याद आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन इस तरीके का था। जैसे ही स्टार्ट होगा टाइम आपका लिखने का, तुरंत आप उसको फटाफट फटाफट लिखते जाओ, वो 5 से जो आपके 6 क्वेश्चन होंगे। बिकॉज जितनी जल्दी आप उनको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, आपका टाइम सेव होगा। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स एक और गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो स्टार्टिंग में ना बहुत धीरे धीरे अटेम्प्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज उनको वो चीज आती है तो वो कोशिश करते हैं इसको और अच्छे से लिखते हैं। बट ये नहीं करना आपको। जो चीज आपको अच्छे से आती है वहां पर आपको टाइम सेव करना है। ठीक है, आप कितनी भी अच्छी हैंडराइटिंग लिख दो, उसके मार्क्स नहीं है। हैंडराइटिंग के कोई मार्क्स नहीं मिल रहे आपको। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मिनिमम लेजिबल हैंडराइटिंग लिखनी है कि यार इतना लिखो कि समझ में आए सामने वाले को। ठीक है, तो ही आप जो है टाइम सेव कर पाओगे इनके ऊपर। नहीं तो क्या होगा कि अरे यार ये चीज अच्छे से आती है, चलो इसको हम कई बार ऐसा भी करते हैं, अच्छे से तो लिखते हैं हैंडराइटिंग के टर्म्स में, ये भी होता है कि हम ज्यादा एक्सेचुरेट कर देते हैं उसको। ठीक है, और ज्यादा चीज उसमें लिख देते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बट वेल वर्स्ड एंड कॉन्फिडेंट की कैटेगरी में सिर्फ तभी आप डालोगे जब ये तीनों क्राइटेरिया जो है बेसिकली, ठीक है, जो तीनों हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि टॉपिक भी आता है आपको, और टॉपिक पता है कि वो कहां से पूछा हुआ है, पॉइंट्स भी आते हैं और एक्सप्लेनेशन भी आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप 15 मिनट में जब क्वेश्चन गो थ्रू करते हो तो आपको प्राइमा फेसी ऐसा लगता है, ठीक है, देखने पे ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगता है कि आता है। बट एक्चुअली में जब आंसर लिखते हैं तो लिखते वक्त ब्लैंक आउट हो जाता है कि स्टार्टिंग का थोड़ा सा लिखा और फिर उसके बाद में याद ही नहीं आ रहे पॉइंट्स। तो वैसे जितने भी आपके क्वेश्चन है वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन पढ़ करके, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई पर्टिकुलर पार्ट टारगेट कर रहे हो, ईएसजी के अंदर आपका टारगेट किया रिस्क मैनेजमेंट में अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं और सस्टेनेबिलिटी वाले पोर्शन में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। सेम जीआरएमसी में आपका टारगेट है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग में अच्छे मार्क्स लेके आने। तो जैसे ही आपके पास पेपर आता है ना, तुरंत आप सबसे पहले उन्हीं पार्ट्स के क्वेश्चन को पढ़ो। पहली चीज तो उन्हीं पार्ट्स के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको ये नहीं करना कि बस पढ़ के आप आगे बढ़ गए कि अरे हाँ चलो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आप उन पॉइंट्स के बारे में सोचो जिससे स्टार्टिंग ऑफ द पेपर आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, फिर से आपको टाइम लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये पहली चीज है। दूसरा, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपको मान लो कोई सब क्वेश्चन नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूं, तो रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपने सॉल्व करना स्टार्ट करा, उसमें आपको सब क्वेश्चन ए आता है, ठीक है, बी नहीं आता, सी आता है और डी आता है।
तो आप क्या करोगे, आप ए, सी और डी को अटेम्प्ट करो, बी के लिए जगह छोड़ो, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कितनी स्पेस आपको छोड़नी है, तो आप 2 पेजेस छोड़ो और आगे बढ़ जाओ फटाफट, ठीक है। कोई आपको सोचना भी नहीं है उस पे, ठीक है, आपको टाइम लगाना ही नहीं है सोचने का स्टार्टिंग 1 आवर के अंदर या स्टार्टिंग 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर। हम उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं जिसको लेकर के हम कंफ्यूज्ड हैं या फिर हमको आता ही नहीं, ठीक है। जिन भी क्वेश्चंस के अंदर हमको सोचने की रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। जो हमको पहले आते हैं, जिसमें हमको ज्यादा सोचने में हमारा टाइम नहीं जाएगा, तुरंत हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमको पॉइंट्स याद आ गए, हमने लिख दिए, वो वाले जो क्वेश्चन है वो हमको क्या करने, पहले करने। तो स्पेस आपको जो है बेसिकली छोड़ देनी है उन सब क्वेश्चंस के लिए जिसमें आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो या कंफ्यूजन है। एंड अगर समझ नहीं आ रहा है कि कितने पेजेस छोड़ने हैं, तो 2 पेजेस आप छोड़ दोगे, ठीक है। अच्छा, इन 2 पॉइंट से रिलेटेड जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस करे, 2 मिथ्स हैं, ठीक है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली मिथ तो ये है आप लोगों के बीच में कि यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन के मार्क्स ज्यादा मिलेंगे अगर आप सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इसी सीक्वेंस में अगर आप करोगे तो यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन के मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन के मार्क्स क्यों मिलते हैं, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट की तरफ से इस चीज पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन के मार्क्स एक पर्टिकुलर आंसर शीट में क्यों दिए जा रहे हैं। तो सब अपना अपना क्या करते हैं, इन्फ्रेंस ड्रॉ आउट करते हैं। इस चक्कर में ये एक मिथ बन गई सबके बीच में कि सीक्वेंस में करेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बट मेरा पॉइंट ये है, मेरा जो पॉइंट है वो मैं आपको जो चीज कंसिडर करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि आपको यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन के मार्क्स पे रिलाई करना ही नहीं है, ठीक है। इन इन मार्क्स के ऊपर रिलाई मत करो, क्यों, क्योंकि इनका क्राइटेरिया क्लियर नहीं है, ठीक है। आप कुछ करके आए भी, हो सकता है नहीं भी मिले, ठीक है, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है 10 मिल जाए, 12 मिल जाए, ठीक है। तो इस पे रिलाई मत करो, क्यों, क्योंकि इसको लेकर के अनसर्टेनिटी। आपको कोर मार्क्स पे रिलाई करना है कि कोर मार्क्स से ही मेरा जो पेपर है वो पूरा निकल जाना चाहिए, 40 प्लस मार्क्स मेरे कोर मार्क्स होने चाहिए, नॉट आफ्टर इंक्लूडिंग यूनिफॉर्मिटी या मॉडरेशन। या 60 मार्क्स अगर एग्जामिशन आपका एम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन के मार्क्स इंक्लूड करके आप जो है एग्जामिशन आपको मिल रही है, अच्छी बात है वो भी, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन के मार्क्स मेरे को मिल जाएंगे या ऐसे ऐसे करेंगे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि उसका क्राइटेरिया बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। प्लस सीक्वेंस में सॉल्व करने से ही मिलते हैं क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो लोग सीक्वेंस में सॉल्व करके नहीं आते उनको भी कई बार यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन के मार्क्स मिलते हैं। तो सीक्वेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आप पहले अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपको आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद में अगर आपको 6 आता है तो आप 6 अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद आपको 1 आता है तो आप 1 अटेम्प्ट करो। एक चीज का बस इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पर्टिकुलर पार्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने कोई पर्टिकुलर पार्ट स्टार्ट करा, लेट से पार्ट सेकंड आपने सॉल्व करना स्टार्ट करा। एक पेपर के अंदर मैं ऐसा एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि 3 पार्ट्स है, ठीक है, और आपने पार्ट सेकंड स्टार्ट करा और पार्ट सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। तो वो पार्ट सेकंड के जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ना वो साथ में होंगे। साथ का मतलब क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया, ठीक है, उसमें आपको चारों के चारों सब क्वेश्चन जो है वो आते थे, तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 पूरा लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको आता नहीं है, ठीक है, उसमें भी लेट से 4 सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, बट वो आपको नहीं आते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन हर एक सब क्वेश्चन के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पार्ट सेकंड हेडिंग डाली, ठीक है, एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया, 5 नहीं आता तो आपने फिर हेडिंग डाल दी पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, वो सॉल्व करने आप लग गए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपने पार्ट सेकंड अगर स्टार्ट करा है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको आता है लिखो पूरा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आता तो उनके लिए जगह छोड़ो, फिर पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करो, उसमें जो भी मेन मेन क्वेश्चन है उनको एक जगह पर आपको रखना है, फिर उसके बाद में पार्ट आपका थर्ड स्टार्ट करोगे आप, और उसके सभी क्वेश्चन एक जगह होंगे। उसके अलावा जब आपने लेट से पार्ट सेकंड स्टार्ट करा और क्वेश्चन नंबर 4 आपने स्टार्ट करा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा सपोज कर लेते हैं हम कि आपको जो है कोई भी सब क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको ये नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 4 के जो सब क्वेश्चन आते हैं, लेट से एबीसी आपको आते हैं तो एबीसी आपने सॉल्व करे, फिर उसके बाद में आपको 5 आता है तो आपने वो लिख दिया, ठीक है। नहीं, 4 के आपको तीनों आते हैं आपने वो लिखे, फिर उसके बाद में डी नहीं आता तो डी के लिए जगह छोड़ो, और फिर उसके बाद में आप फिफ्थ पे मूव ऑन करो, फिफ्थ के जितने सब क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करो, जो नहीं आते उनके लिए जगह छोड़ो, फिर चेंज द पार्ट, दूसरे पार्ट पे चले जाओ, ठीक है। सो सब क्वेश्चंस भी एक ही जगह होने चाहिए जो मेन क्वेश्चन है आपके उसके, और फिर उसके बाद पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी एक जगह होने चाहिए, साथ में होने चाहिए, ठीक है। वो अगर आप चेंज करते हो तो फिर एग्जामिनर को थोड़ी सी दिक्कत आती है आपका पेपर चेक करने में, इसीलिए ये एडवाइजेबल होता है, ठीक है, एग्जामिनर की कन्वीनियंस के लिए। तो ये एक मिथ है जो आपको दिमाग से निकाल देना है। दूसरा एक और मिथ है, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ये चीज करते हैं कि वो टाइमर लगा लेते हैं कि यार 8 मिनट्स के अंदर, 8 टू 9 मिनट्स के अंदर हमारे हर एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाना चाहिए, उससे ऊपर हमको टाइम नहीं लेना है। ये भी बात गलत है, बिकॉज हर एक क्वेश्चन का नेचर अलग होता है, हर एक क्वेश्चन का टाइप अलग होता है, ठीक है, कितना कंटेंट उसमें आपने लिखना है, क्या क्या चीजें उसमें पूछी है, वो सब अलग अलग होता है। तो अगर
आंसर, जब क्वेश्चन का नेचर ही अलग है तो ऑब्वियसली आंसर्स भी हर एक के अंदर आप अलग अलग लेंथ के लिखोगे, किसी में कम लिखोगे, किसी में ज्यादा लिखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम भी वेरी करेगा। जब आप इस माइंडसेट से एग्जाम में जाते हो कि मेरे को हर क्वेश्चन के अंदर 8 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, तो इसमें होता क्या, आप अपने लिए खुद के लिए पैनिक क्रिएट करके जा रहे हो। बिकॉज जैसे ही आपके दो या एक, बल्कि एक ही आंसर अगर आपका 8 मिनट के अंदर नहीं हुआ, तो आपका तुरंत ध्यान ध्यान गया, आपको समझ में आ गया कि अरे यार मेरा तो 8 मिनट के अंदर नहीं हुआ, तो आप क्या सोचोगे कि ये वाला तो जल्दी अब लिखना ही लिखना है, क्योंकि 8 मिनट वाला टाइम जो है वो ब्रीच हो चुका है। बट जो अगला वाला अटेम्प्ट करेंगे वो भी जल्दी लिखना है, क्यों जल्दी लिखना है, जिससे कि हम टाइम जो है वो सेव कर सके उसके ऊपर, एंड वापस से टाइम को जो है बैलेंस में लेकर के आ सके कि यार पहले वाले पे हमने 8 मिनट से ज्यादा ले लिए थे, बट दूसरा वाला जो है वो हमने कहीं ना कहीं 4 मिनट में सॉल्व कर दिया, तो बैलेंस आउट हो जाए। तो ये भी हम सोचने लग जाते हैं पेपर के दौरान, अगर आप ये चीज दिमाग में रख करके जाते हो कि मैक्सिमम 8 मिनट ही आपको पर क्वेश्चन लेने हैं, तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका बस मेन एम क्या होना चाहिए, आप 3 टुकड़ों में उस पेपर को बांट करके सोचो। सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला जो फेज है, वो है उन क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करना, जल्दी लिखना, जो आते हैं बहुत अच्छे तरीके से पूरे पेपर के अंदर। सेकंड, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जिसमें कंफ्यूजन है, तो उसमें थोड़ा सोचने पर टाइम लगाना पड़ेगा, तो वहां टाइम जाएगा। एंड लास्ट में वो वाले क्वेश्चन जो कि बिल्कुल भी नहीं आते, बट आप जस्ट एक ट्राई कर रहे हो, गैस वर्क कर रहे हो कि यार चलो हाँ ये लिख करके आ जाते हैं, मिल गए मार्क्स तो मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले। ठीक है, अगर इस माइंडसेट से आप अप्रोच करोगे पेपर को, तो आप ज्यादा बेहतर पेपर लिख पाओगे, इंस्टेड ऑफ ये टाइम लिमिट लगाना कि मैक्सिमम 8 मिनट पर क्वेश्चन जो है मेरे को फॉलो करना है। बिकॉज जैसे ही आपका ये टाइम लिमिट ब्रीच होगी, आप पैनिक मोड में आ जाओगे। मल्टीपल क्वेश्चंस में अगर ये ब्रीच हो गई, तो और ज्यादा पैनिक क्रिएट होगा। आप खुद को कई बार इस कारण से भी, आप में से कई सारे लोग ब्लैंक आउट हो जाते हैं कि यार अब लिखना क्या है, बिकॉज आप प्रेशर डाल रहे हो खुद के ऊपर कि जल्दी जल्दी आ जाए याद, जल्दी जल्दी याद आ जाए। ठीक है, बट अगर जल्दी जल्दी याद नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, एंड फिर वो पैनिक मोड में आप आ जाओगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, इनके बारे में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग से ही मॉडरेट स्पीड मेंटेन करके रखो। ठीक है, देखो अच्छी हैंडराइटिंग, आपको पहले के जो भी आंसर्स आते हैं, 5 6 आंसर्स जो आप लिखोगे स्टार्टिंग के, ठीक है, या और भी आपको हो सकता है आंसर्स आते हो 15 मिनट्स में, तो आपने 5 to 6 फिगर आउट कर लिया है, उसके बाद भी और भी ऐसे आंसर्स होंगे जो आपको आते होंगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर, तो जो भी आप लिखोगे स्टार्टिंग में, जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे स्टार्टिंग में, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो उसको आराम से जमा जमा करके लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट ओवर एक्सैचुरेट मत करो, बिकॉज हैंडराइटिंग अच्छी लिखने के मार्क्स नहीं है। अगर आपने हैंडराइटिंग अच्छी भी लिख दी, बहुत मोटी अक्षर आपने लिख दिए, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले कोई एक्स्ट्रा। मिलने तो आपको मैक्सिमम उतने ही मार्क्स है जितने वहां पर स्पेसिफाइड है, कि अगर ये 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 का है तो 5 मिल जाएंगे, अगर पूरा आंसर आपका सही है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही उन क्वेश्चंस के अंदर जो आपको आते हैं, एक मॉडरेट स्पीड मेंटेन करके रखनी है, उसमें आपको धीरे धीरे, ठीक है, लेथार्जिक तरीके से या स्लो तरीके से नहीं लिखना है। स्टार्टिंग से ही आप मॉडरेट स्पीड मेंटेन करो, तो ही आप पेपर को 2 hour 50 minute के अंदर क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो ये कि हो सकता है कि आप आंसर लिखना चालू करो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद आप ब्लैंक आउट हो जाओ। ठीक है, आपको फिर पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, तो मिडवे बेसिकली आपको पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, तो उस केस में क्या चीज नहीं करनी है आपको, आपको ना खुद को जज नहीं करना उस टाइम पे। आपको ये नहीं सोचना, अरे यार मेरे को पॉइंट्स याद ही नहीं आ रहे, पढ़ा तो था, क्यों नहीं याद आ रहे, अब क्या करना है। पैनिक मत क्रिएट करो खुद के लिए। थ्रू आउट द पेपर न्यूट्रल माइंडसेट फॉलो करो। न्यूट्रल माइंडसेट का मतलब होता है कि अगर क्वेश्चंस आपको आते भी हैं, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस या सारे के सारे, तो भी आपको एक्साइटेड नहीं हो जाना है। ठीक है, बिकॉज वो फिर कई बार ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो आपका एस्पेक्ट होता है वो पिक्चर में आ जाता है, एंड वो इस पेपर में नहीं तो अगले पेपर में कई बार बैकफायर कर जाता है। ठीक है, सो ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना। दूसरा, अगर नहीं भी आता है आपको, आपने लिखना चालू करा ये सोच करके कि आपको पॉइंट्स आते हैं, बीच में जाकर के आपको पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं यार। ठीक है ना, एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आप छोड़ दो, नेक्स्ट पे चले जाओ जो आपको आता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं करेंगे हम कि अब हमने लिखना चालू करा और हमको बीच में पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, तो हम तुरंत अगले वाले पे शिफ्ट हो गए। आप 4 से 5 मिनट आप लगा सकते हो उसके ऊपर, ठीक है, सोचने पे। ठीक है, 3 से 5 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाओ। और फिर उसके बाद में भी अगर आपको याद नहीं आता, तो आप नेक्स्ट जो है उसके ऊपर चले जाओ, नेक्स्ट वाला जो है वो सॉल्व करना जो है आपको चालू कर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप जो चीज याद नहीं आ रही है उसी पर बैठे हुए हैं, 10 मिनट तक उसी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बिकॉज देखो 3 से 4 मिनट 3 से 5 मिनट में अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वाई टू वेस्ट टाइम। जो चीज तुरंत याद आ सकती है, हमेशा आपका एम क्या होना चाहिए, उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ ये जो है, ये वाला पॉइंट मैंने क्यों डिस्कस करा, यहाँ इसीलिए टाइम वेस्ट हो जाता है, बिकॉज आप तुरंत अपने आप को जज करने लगते हो कि यार ये चीज मैंने लिखना स्टार्ट कर दी, बट अब मेरे को याद नहीं आ रही। और जब भी ऐसा होता है ना कि कोई आंसर आपको लगा था कि आपको आता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपने लिखना चालू करा और वो याद नहीं आ रहे उसके पॉइंट्स, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है एज कम्पेयर टू दी आंसर जो कि स्टार्टिंग से आता ही नहीं। उसमें तो वैसे ही आप मन से कुछ ना कुछ डाल करके आने वाले हो।
बट जो आता है और उसमें फिर आप भूल गए तो उसमें क्या लिखे अब आगे वो सोचने में बहुत ज्यादा टाइम आपका जो है चला जाता है, इसलिए वो टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। हमको स्टार्ट करा हमने, बीच में चीजें याद नहीं आ रही, 3-4 मिनट लगाएंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, नहीं आ रहा याद छोड़ देंगे, नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे, उसको अटेम्प्ट करना चालू करेंगे। ठीक है, जज नहीं करना है खुद को, जज आप जैसे ही करोगे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो मैं बार बार बोल रहा हूँ न्यूट्रल माइंडसेट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइनिंग में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इस पे आप कैसे टाइम सेव कर सकते हो, जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हो आपको अंडरलाइन करते जाना है। जैसे आपने सेक्शन नंबर लिखा तो सेक्शन नंबर लिख करके उसको अंडरलाइन कर दो तुरंत, आपने नंबर ऑफ डेज लिखे तुरंत उसको अंडरलाइन कर दो, केस लॉ का नाम लिखा उसको तुरंत अंडरलाइन कर दो। बल्कि केस लॉ के लिए मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जब आप लिख रहे हो एज पर द केस ऑफ, तो उसके बाद में कॉमा लगा के एक लाइन छोड़ो एंड फिर उस केस लॉ का नाम जो है वो लिखो, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर उस केस लॉ के बारे में डिस्कशन करो, जिससे केस लॉ का नाम अलग से ही हाईलाइटेड दिखे। ठीक है, फॉर्म नंबर लिख रहे हो तुरंत उसको आप बॉक्स में बंद कर दो या अंडरलाइन कर दो। तो बेसिकली द आइडिया इज कि साथ साथ में अंडरलाइनिंग करनी है, ऐसा नहीं करना कि लास्ट में जाकर के अंडरलाइन करेंगे, बिकॉज लास्ट में जाकर के जब आप सोचते हो अंडरलाइन करेंगे तो दोबारा से आंसर पूरे पूरे पढ़ने पड़ते हैं अंडरलाइन करने के लिए, वहां टाइम वेस्ट होता है। तो अंडरलाइनिंग साथ साथ में ही आप करते जाओगे। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है आपका ओपन बुक से रिलेटेड। ओपन बुक के अंदर कहां कहां आपका टाइम जाता है, ओपन बुक के अंदर सबसे पहले तो आंसर ढूंढने में आपका टाइम जाता है, तो ये आपको सेव करना ही कैसे सेव होगा, आपके पास प्रॉपर नेविगेशन चार्ट होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए जिसमें पेज नंबर वगैरह मेंशन हो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर केस लॉ जो है वो किस पेज पे दिया हुआ है मॉड्यूल के। ठीक है, तो ही फाइंड आउट के अंदर आपका टाइम सेव होगा, अदरवाइज आपका टाइम सेव नहीं होगा। उसके बाद रीडिंग करने में टाइम जाता है, कई बार हम टॉपिक ओपन कर लेते हैं फिर उसको एक जो ग्लांस आप देते हो बेसिकली उसमें आपका टाइम चले जाता है, तो ये आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। ठीक है, ये सब कुछ आपको पहले से ही जब आप ऑब्वियसली ओपन बुक की तैयारी करते हो आपका रीडिंग वाला पार्ट जो है वो सॉर्ट आउट होना चाहिए, आपने प्रॉपर्ली रीड करा हो, मार्किंग्स आपके पास प्रॉपर्ली होनी चाहिए। नहीं तो एग्जाम में बैठ करके अगर आप रीड करके आइडेंटिफाई कर रहे हो कि अब कौन सा पॉइंट लिखना है, आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन आ रही है कि कौन सा पॉइंट लिखना है, तो वहां आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब एक्चुअली आप लिख रहे हो ना तो कई सारे आप में से बच्चे जो कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, सेम जो चीज मॉड्यूल में लिखी है उसी को उठा के आप कॉपी पेस्ट करोगे तो नेचुरली आपका टाइम ज्यादा ही लगेगा और आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा। वो चीज नहीं करनी है, आपके पास प्रॉपर मार्किंग है, आपको पता है ये कीवर्ड आना चाहिए सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस खुद से फ्रेम करो, कीवर्ड इंक्लूड करो, आगे बढ़ जाओ। जहां जहां कट शॉर्ट कर सकते हो कंटेंट को, ठीक है, मॉड्यूल में जो भी कंटेंट है लिखते वक्त उसको कट शॉर्ट भी करो जिससे आपका टाइम सेव हो, तो ही आपका पेपर जो है वो पूरा होगा, नहीं तो पेपर पूरा नहीं होगा, आपका पेपर छूट जाएगा। एंड काफी ज्यादा ज्यादा मार्क्स का स्टूडेंट्स का छूट जाता है, 20-20 मार्क्स का भी स्टूडेंट्स का छूट जाता है। ठीक है, वो इसीलिए ही होता है बिकॉज जब आप लिखते हो या तो आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हो या फिर आपको ढूंढने में टाइम लग गया। ठीक है, तो ये चारों चीजों को बैलेंस करके चलना है ओपन बुक के अंदर, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट के अंदर टाइम जाएगा, अगर इसमें से एक भी इधर उधर हुआ तो आप टाइम सेव नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गए तो क्या करना है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गए तो पैनिक नहीं करना सबसे पहले तो। ठीक है, आप पैनिक करोगे, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे, एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करोगे, एक्स्ट्रा कुछ सोचोगे, टाइम चला जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया, आपको पता है आपको नहीं आता, जो अंडरस्टैंड आप कर पा रहे हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद, जो पहली आपकी इंस्टिंक्ट बोल रही है कि यार ये चीज लिख देते, लिख करके आ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन अगर आ रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द पेपर के अंदर, ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, तो उसकी चेकिंग भी फिर उसी के अकॉर्डिंग ना चेंज हो जाती है पेपर की, बिकॉज सभी बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर अटेम्प्ट करना और अच्छे से अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छे से का मतलब क्या है, सही आंसर तो हम लिख नहीं पाएंगे, एक्यूरेट आंसर तो नहीं लिख पाएंगे, बट स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रॉपर्ली आपने चीजें लिखी हो। ऐसा नहीं दिखना चाहिए आपके कॉपी को देख करके कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज आपकी राइटिंग से ये चीज समझ में आ जाती है कि ये जो आपने आंसर लिखा है ना इसकी क्लैरिटी थी आपको, इसमें आप कॉन्फिडेंट थे या नहीं थे। ठीक है, क्यों, बिकॉज दिमाग में जो चल रहा है वही पेपर पे आता है। ठीक है, तो दिमाग में कंफ्यूजन है तो वही पेपर पे भी रिफ्लेक्ट होगी, तो वो नहीं होना चाहिए। जो आता है अंडरस्टैंडिंग जो आपकी है उस टॉपिक की, केस लॉ आपने जैसे वो पढ़ा ही नहीं है मॉड्यूल के अंदर आपने केस लॉ, और वो उन्होंने आपसे पूछ लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सही तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमको फैक्ट्स तो पता ही नहीं है केस का, नाम भी नहीं पता। बट जो हमको लग रहा है केस पढ़ने के बाद कि इसका कंक्लूजन क्या होगा, ठीक है, वो हम उसमें लिख करके आ जाएंगे। जो प्रोविजन आपको लग रहा है इसमें डालना चाहिए आप डालो, और उसके बाद उसको लिख करके आ जाओ। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमको टाइम सेव करना है। ठीक है, तो ये तो कुछ कुछ आपकी बातें हो गई कि किस तरीके से अप्रोच आप करोगे 3 आवर्स को। अब बात करते हैं कि जब एक्चुअली में आप आंसर लिखोगे, ठीक है, जो लिखते वक्त आप सेंटेंसेस वगैरह यूज करते हो, उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप टाइम सेव कर सको। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो, जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो किसी भी आंसर के अंदर, ठीक है, जैसे आपने लिखा एज पर सेक्शन नंबर ऑफ द एक्ट, तो ये आपको यूज करना है, एज पर सेक्शन नंबर ऑफ फलाना फलाना एक्ट। क्या चीज आपको अवॉइड करनी है, अकॉर्डिंग टू या परजुएंट टू। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको लिखने में आपका टाइम ज्यादा जाता है। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, लेकिन छोटी सी बात तो ये इसीलिए नहीं है। आप मल्टीपल आंसर्स में जब लिखोगे तो उसका टाइम अगर आप अक्यूमुलेट करके उसको देखो, ठीक है, तो वो टाइम ज्यादा आपको दिखाई देगा। एक सिंगल इंडिविजुअल आंसर के तरीके से मत सोचो, आप सोचो पूरे पेपर के टर्म्स में, कि पूरे पेपर में अगर लेट से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर लिख करके आने वाले हो, और आप हर जगह लिख रहे हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर दिस दिस ऑफ द एक्ट, परजुएंट टू
दिस सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, तो वहां टाइम ज्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू अगर आप एस पर लिख करके आते हो। और अगर 2 hour 50 minute के अंदर पेपर कंप्लीट करना है तो एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 मिनट या 30 सेकंड भी कहीं पे सेव कर सकते हो तो वो चीज आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ओपन बुक पेपर के लिए जब आप केस लॉ कोट कर रहे हो तो आप ये वाली लाइन यूज करो कि फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस आर सिमिलर टू द केस ऑफ, और यही लाइन फॉलो करो थ्रू आउट द पेपर। हमेशा एक नई लाइन यूज करने की जरूरत नहीं है, सेम लाइन फॉलो करो जहां पर भी केस लॉ लिख करके आने वाले हो, चाहे वो ओपन बुक की बात हो या फिर वो आपका कोर सब्जेक्ट जो है, दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें आप कहीं केस लॉ अगर कोट कर रहे हो तो ये लाइन फिक्स कर लो अपने दिमाग में और यही लिख करके आओ हर जगह, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंट्रो आप प्रोवाइड करते हो कुछ कुछ आंसर्स के अंदर, ठीक है। तो इंट्रो जब आप प्रोवाइड कर रहे हो आपको उस इंट्रो को रेस्ट्रिक्ट करना है टू 3 to 4 लाइंस, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम इंट्रो ही एक एक पेज का लिख रहे हैं, आधा आधा पेज का लिख रहे हैं, वो आप अवॉइड करोगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि लेट्स से आपसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेनिफिट्स अगर पूछे हैं तो अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये नहीं करेंगे कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी अगर एक्सप्लेन करना भी आप तो 2 लाइन में करो, 3 लाइन में करो, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 4 लाइन है। अब आधा जो पेज है वो सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में लिख रहे हो और फिर उसके बेनिफिट्स बता रहे हो, तो वो चीज गलत है, ठीक है। यहाँ आपका टाइम क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो क्या चीज लिखनी है आपको और क्या चीज नहीं लिखनी और कितने लेंथ की लिखनी है, इसको लेकर के आपको माइंडफुल रहना है। अगर आप वहां माइंडफुल नहीं हो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं जो याद आ रहा है सब लिख दो, अच्छा ये याद आ रहा है ये भी लिख दो, ये याद आ रहा है ये भी लिख दो। नहीं, माइंडफुल रहना है, जो चीज काम की है उस क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से वो लिखनी है, जो काम की नहीं है वो आपको अवॉइड कर देना है। तो बेनिफिट्स अगर पूछे, पहला तो मेरा सजेशन है सीधे बेनिफिट्स लिखो। लेकिन अगर इंट्रो लिखना है तो मैक्स 2 to 3 लाइन का होना चाहिए या मैक्स 4 लाइन का होना चाहिए। एंड फिर उसके बाद में आपको बेनिफिट्स लिखने हैं, बिकॉज ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम आपका बेनिफिट्स पे जाना चाहिए, मार्क्स उसी के मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव करने में आपकी मदद करेगा। उसके बाद जब बॉडी की बात आती है, तो बॉडी की जब बात आती है आपको क्या ध्यान रखना है, वर्डी सेंटेंसेस मत बनाओ, ठीक है। ज्यादा वर्ड्स के सेंटेंसेस मत बनाओ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मत बनाओ, बिकॉज उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। सिंपल सेंटेंसेस बनाओ, इसका एक एग्जांपल अभी शो करता हूं मैं आपको। प्लस इररेलेवेंट पॉइंट्स जो है वो भी आपको लिख करके नहीं आने, जो भी पॉइंट आपको मार्क्स फैच नहीं करेगा, ठीक है, वो लिख करके मत आओ। कोई आपको पॉइंट एक्स्ट्रा आता भी है, अगर वो क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आपको पता है कि कुछ ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करेगा, उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करो। बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें अगर आप समझ गए तो आप टाइम सेव कर लोगे अपना, ठीक है। जैसे वर्डी सेंटेंसेस की जब मैंने बात करी, तो जो फिलर वर्ड्स वगैरह हम यूज करते हैं, जैसे बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा है कॉर्पोरेट, जो पहला वाला है, ठीक है। जो पहला वाला ये पैरा है, तो लिखा है कॉर्पोरेट्स आर एक्सपेक्टेड दैट दे शुड मैच द इंटेंशंस ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, है ना। अब इसको सिंपल हम क्या लिख सकते हैं कि कॉर्पोरेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ कंप्लायंस लेवल व्हिच मैचेस द इंटेंशंस ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, या मैचिंग द इंटेंशन ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, दैट दे शुड। देखिए दे शुड वाला जो चीज है वो एलिमिनेट करी जा सकती है। ऐसे बीच बीच में कई सारे फिलर वर्ड्स होते हैं जो आप यूज करते हो अपने आंसर के अंदर, और वो आपको पता नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। बट ये जब आप करते हो आपका टाइम जाता है। मैंने क्या बोला, पर आंसर के बेसिस पे मत सोचो, पूरे पेपर के बारे में सोचो कि पूरे पेपर में आप कितनी बार ऐसा कर रहे होगे। कई बार मैंने बच्चों को ये भी देखा है, वो डबल डबल बार एक ही वर्ड लिखते हैं, जैसे द लिख देंगे वो बार बार, है ना। द वाली चीज मैंने बहुत बार नोटिस करी है, और भी कई चीजें नोटिस करी है कि वो डबल डबल बार एक ही वर्ड लिख रहे हैं। वो भी करने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो उससे भी आपको बचना है। सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, सीधा सीधा लिखो, सिंपल सिंपल लिखो। ज्यादा ही आप कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद इररेलेवेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो उसका भी एक एग्जांपल जो है वो आपको यहाँ पर मैं शो कर देता हूं। जैसे यहाँ पर ये एक सेक्शन 120 से रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ कंपनीज एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप मेंटेन कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इंस्पेक्शन वगैरह का जो आपका सेक्शन है बेसिकली। तो इसमें इन्होंने लिखा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 120 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नॉट रिक्वायर्ड। उन्होंने हेडिंग डाल दी, बेसिकली सेक्शन की जरूरत ही नहीं है हेडिंग डालने की, आप सीधा लिखो ना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 120 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये फलाना फलाना प्रोविजन, ठीक है। ये इररेलेवेंट हो गया। इस सेक्शन के टाइटल को डाल करके मेरा कोई फायदा नहीं। सेक्शन कोट करने से मेरा फायदा बिकॉज इंप्रेशन जाएगा, उसका टाइटल लिखने से मेरा कोई फायदा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसको एलिमिनेट कर दूंगा। तो ये इररेलेवेंट पॉइंट की कैटेगरी में आ गया। अच्छा, उसके बाद में कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। कंक्लूजन के अंदर आपको क्या करना है, ये आपको यूज करने बेसिकली कंक्लूडिंग लाइंस में, अकॉर्डिंगली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, या हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। ये आपका टाइम सेव करेंगे बिकॉज शॉर्ट फ्रेजेस हैं। क्या अवॉइड करना है आपको, ये चीज अवॉइड करनी है कि कंसिडरिंग द अबव प्रोविजन, या आप में से काफी सारे बच्चे लिखते हैं अप्लाइंग द अबव प्रोविजन, ठीक है, वो आप अवॉइड करो। इन लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन, ये भी आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। सीधा सिंपल लिखो यार कंक्लूजन के अंदर कि यार अकॉर्डिंगली, यानी अकॉर्डिंगली का मतलब क्या होता है, जो ऊपर डिस्कशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग, या हेंस का मतलब जो ऊपर डिस्कशन करा है, जो भी उसमें रीजनिंग दी गई है उसके बेसिस पर, ठीक है। तो आपका काम जब शॉर्ट वर्ड्स का यूज करके हो रहा है, आप बड़े बड़े लाइनें क्यों यूज कर रहे हो, कंसिडरिंग द अबव प्रोविजन लिखने की क्या जरूरत, जहां पे मेरा काम अकॉर्डिंगली लिख करके हो जाएगा, राइट। तो ये टाइम सेव होता है इससे। उसके बाद
एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए जो है वो सक्सीड करेगा या नहीं करेगा, तो आप सिंपल लिखो कि अकॉर्डिंगली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मिस्टर ए विल सक्सीड। अब एक और गलती यहां पर आप लोग करते हो, क्या करते हो, आप रीजनिंग देने लग जाते हो क्वेश्चन के अंदर। इसके आगे भी बच्चे लिखने लग जाते हैं कि अकॉर्डिंगली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मिस्टर ए विल सक्सीड बिकॉज या बट। वो सब नहीं करना है। कंक्लूजन का मतलब है एक लाइन में जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है वो लास्ट में आपने मेंशन कर दिया, बस बात खत्म। फिर से रीजन अगर आप दे रहे हो तो वो क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है उसी चीज का जो ऊपर ऑलरेडी बॉडी में आपने दिया हुआ है, और वहां पे फिर से आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मैं आपको एग्जांपल शो कर देता हूं। ठीक है, यहां पर आप देखो, यहां पर एक क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था, जो एलएलपी कंट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक है, एलएलपी कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन था, एलएलपी कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एलएलपी कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड था। तो इसमें इन्होंने बता दिया कि जो फर्म है उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं एक्सेस अमाउंट से किस तरीके से डील करना है। वो तीनों पॉइंट्स आप देखोगे यहाँ पर बताए हुए। अब उसके बाद कंक्लूजन में क्या हुआ, कंक्लूजन में इन्होंने फिर से रिपीट करा कि क्या वो 3 ऑप्शंस हैं, कि या तो रिटर्न कर दो आप, या फिर उसको जो भी एडजस्ट कर दो, ट्रीट कर लो एज अ लोन। ठीक है, वॉट एवर इट इज, बट द आइडिया इसकी जो ऑलरेडी लिख चुके हो ऊपर, यही 3 चीजें आपने ऊपर भी लिखी थी, और यही 3 चीजें अगर आप दोबारा से यहाँ पर लिख रहे हो तो ये क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। अब इसके अंदर टाइम कैसे सेव हो सकता था, ऊपर आपने लिख दिया, ऊपर लिखने के बाद में आप सीधे ये वाली लाइन लिखते। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, तो ये वाली लाइन यहाँ पर लिखी है, एक लाइन में कंक्लूड करना है बस। अकॉर्डिंगली एक्सेस अमाउंट जो है 10 लाख का बाय मिस्टर ए, उसको ट्रीट करा जा सकता है ईदर ऑफ द अबव मैनर, तीनों में से किसी भी तरीके से उसको ट्रीट करा जा सकता है। दोबारा से वो तीनों तरीके अगर मैं कंक्लूजन में रिपीट कर रहा हूं तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कि हम कंक्लूजन में फिर से प्रोविजन का मेंशन या रीजनिंग का मेंशन ना करें, बिकॉज जब ये चीज आप मल्टीपल आंसर में करते हो तो वो ज्यादा अक्यूमुलेट होकर के आपका टाइम ले जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जिसमें रीजंस होते हैं वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, अकॉर्डिंगली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मिस्टर ए विल सक्सीड एज या बिकॉज। ये चीज आपको कंप्लीटली क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, आप में से कई सारे लोगों को शायद ये भी लगे कि अरे यार ये इतनी हम लाइक छोटी छोटी बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, काफी सारे बच्चे ठीक है एग्जाम में इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, काफी सारे बच्चे, अ, आपको शायद ऐसा लगे कि यार ये चीज इतनी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, या चल जाएगा काम, तो ऐसा मत करना। ये छोटी छोटी बातें जो आपका टाइम सेव करेंगी, इसी तरीके से आप लास्ट के 10 मिनट सेव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये चीज समझ ली कि क्या चीज लिखनी है, क्या चीज नहीं लिखनी है, ठीक है, कब इंट्रो लिखना है, इंट्रो लिख रहे हैं तो कितनी लेंथ का लिखना है, वर्ड्स किस तरीके के यूज करने हैं, सेंटेंसेस किस तरीके के बनाने हैं, देन उसके बाद में जो हमने और इसके पहले पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, चाहे वो आपका अप्रोच को लेकर के हो कि कितने 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब छोटी छोटी बातें अगर आप समझ गए सही तरीके से, आपने इनको बैलेंस आउट कर लिया, तो आपका टाइम सेव होगा, और हर एक पेपर आपका जो है 2 आवर 50 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है। इस चीज से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।